नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास जो है, आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और कॉजेज इन ब्रॉडनिंग, कॉजेज ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और ब्रॉडनिंग क्यों होते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस में, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैंने जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने पिछले लेक्चर में चीज़ डिस्कस की थी कि एक्चुअली में जब दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी सिंगल लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलता है, हमें एक्चुअली में एक ब्रॉड लाइन मिलती है। ठीक है ना, एक ब्रॉड लाइन मिलती है और वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के आसपास जो होता है ना विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक ब्रॉड लाइन मिलती है विद अ पैक ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये हमें मिलता है। तो ये ब्रॉडनिंग किसकी वजह से होती है वो हम चीज़ पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हमें जो स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखेंगे ना, हमें क्या मिलेगा, हमें सेंटर में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। मतलब जो हमें मान लो हमें एक कलरफुल लाइन मिली, ये मान लो इस रीजन से लेके इस रीजन में हमें मान लो रेड लाइट मिली है। क्या मिली है, रेड लाइट मिली है। तो स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखेंगे बीच में सबसे ज़्यादा रेड है, समझ में आया। और इस साइड जाने से और इस साइड जाने से जो रेडनेस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसको जब हम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो इंटेंसिटी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये हमारा इंटेंसिटी और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमारे पास है। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिडल में होती है वो होती है हमारे पास जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग आई नोड हो गई। अब ध्यान से देखो, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ब्रॉडनेस मिलती है। हमने स्पेक्ट्रल विड्थ की बात की थी मैंने पिछली क्लास में। तो स्पेक्ट्रल विड्थ में मैंने बताया था कि हम भाई क्या ले, स्पेक्ट्रल विड्थ ये ले या ये ले या ये स्पेक्ट्रल विड्थ ले या ये ले, क्या ले। तो हम क्या करते हैं, हम वो स्पेक्ट्रल विड्थ लेते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम की क्या हो, आधी हो। समझ में आया। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने आई नोड, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और हाफ कहाँ होगी, आई नोड अपॉन 2 यहाँ होगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आएंगी दो। ठीक है, एक μ1 और एक μ2, ये होती है हमारे पास। तो ये जो गैप आया ना, ये जो गैप आया हमारे पास, ये जो आया है, ठीक है ना, डेल म्यू, जो ये गैप हमारे पास आया है इसे ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ। ठीक है, सेंट्रल लाइन के आसपास का जो ये रीजन है इसको लाइन कर्नल बोलते हैं। ठीक है, μ2 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, ये देखो ये रीजन क्या होगा, ये क्या होगा, लाइन विंग्स। μ1 फ्रीक्वेंसी से कम, क्या, ये इनको क्या बोलते हैं, लाइन विंग्स। μ1 फ्रीक्वेंसी से कम और μ2 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। समझ में, ये हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है। कोई डाउट है तो आपको बता दूं मैं, हमारे पास जो एनर्जी लेवल होते हैं ना वो बिल्कुल फाइनाइट नहीं होता, मतलब फाइनाइट मतलब उनका कुछ ना कुछ विड्थ होता है। इस तरीके से स्ट्रिक्टली नहीं होते। ये नहीं होता कि एक स्ट्रिक्ट एनर्जी नहीं है कि ये 2 यूनिट हो गई और ये यहाँ पे मान लो -5 यूनिट एनर्जी हो गई, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या होती है, ब्रॉडनेस होती है इन लेवल्स में। ठीक है ना, ये फाइनाइट विड्थ हमें इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी में होती है। समझ में आ गई बात। तो मान लो जो हमारे पास ये एक स्टेट हो गई, ठीक है, और एक स्टेट हमारे पास ये हो गई कि तो जो मिडल वाली है ना इसकी एनर्जी, सेंटर वाली जो एनर्जी है ये, इसका एनर्जी हम आई मान लिया, और जो यहाँ के नीचे का जो सेंटर वाला है इसको ई के मान लिया। सेंटर से सेंटर जो ट्रांजिशन हुआ है उसके कारण फ्रीक्वेंसी म्यू नोड हो गई। अपर लेवल से और जो ये लेवल में हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी μ2 हो गई, और लोअर से जो लोअर में ट्रांजिशन हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, μ1 हो गई। ठीक है ना, एक्चुअली में होता भी यही है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्ट्रेट हमें नहीं मिलते, स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होती है, एक ब्रॉडनेस होती है एनर्जी लेवल्स में, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्या होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई, सीधी सी बात है। द फंक्शन जो फंक्शन है ना इज इन द विसिनिटी ऑफ आई नोड इज कॉल्ड द लाइन प्रोफाइल। ठीक है,
तो देखो ये लाइन प्रोफाइल ही है, वो जो कह रहा है जो फंक्शन है ना किस देखो ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के आसपास ये जो पूरा रीजन है यहाँ और यहाँ ये क्या है, यही तो लाइन की प्रोफाइल है। ठीक है, और ये लाइन प्रोफाइल जो होती है अलग अलग होती है, नेचुरल ब्रॉडनिंग में अलग होती है, डोपलर ब्रॉडनिंग में लाइन प्रोफाइल अलग होती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब बात करते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। अभी देखो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया, मैंने अभी फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम नाम से ही पता चल रहा है। देखो हाफ फुल विड्थ, ये जो विड्थ हमने ली है ये कब लिया, हाफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का हमने हाफ किया है, हाफ मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या क्या हाफ, तो ये जो इंटेंसिटी हमें मिलती है ना इसको हम बोलते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी इंटरवल, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल हमें मिला है आप इसको डेल म्यू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो म्यू टू माइनस म्यू वन है बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज म्यू वन और म्यू टू। म्यू वन और म्यू टू वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, आधी होती है, इसे ही हम बोलते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ द लाइन। ठीक है ना, और इसको ना लाइन विड्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखना, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम भी बोलते हैं, लाइन विड्थ भी बोलते हैं, हाफ विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ना बोल के हाफ विड्थ बोल देते हैं स्पेक्ट्रल लाइन के, लाइन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। हाफ विड्थ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेवलेंथ लैम्डा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू तो होता है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। ठीक है, वेवलेंथ की टर्म्स में क्या होगा, डेल लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल म्यू तो हमने अभी ऊपर पता ही है, उसमें बस डेल म्यू निकाल कर 2 पाई की गुना कर दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्या आ जाएगी, हाफ विड्थ आ जाएगी। अब जैसे लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन में म्यू, डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, माइनस सी अपॉन म्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया। अब ये हम निकाल चुके हैं तो लैम्डा की फॉर्म में भी हमें मिल जाएगी, समझ में। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, सी अपॉन म्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, अब फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकाल कर तो वेवलेंथ की टर्म्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिलेटिव विड्थ। रिलेटिव विड्थ होता है रेशियो। अब देखो वेवलेंथ की टर्म्स में रिलेटिव विड्थ कहने का मतलब हो गया, देखो ये क्या निकाला मैंने, ये लाइन विड्थ निकाली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और ये मेरे पास ओरिजिनल वेवलेंथ हो गई, ओरिजिनल वेवलेंथ सेंट्रल वेवलेंथ हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई रिलेटिव, इस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव। तो जो रिलेटिव होती है वो तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती है, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे मैं देखो मेरे पास डेल लैम्डा अभी कितना आया था, डेल लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन म्यू स्क्वायर और डेल म्यू, यही तो है हमारे पास। ठीक है, डेल लैम्डा, कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखो इसको गौर से, सी अपॉन में म्यू को मैं क्या लिख लिया, देखो सी अपॉन म्यू क्या होगा, लैम्डा हो गया माइनस, और एक म्यू ऑलरेडी बचा नीचे, उसको मैंने यहाँ लिख लिया, तो ये मैं इधर लिया है। ठीक है, कोई डाउट है, ये हो गया। अब दोनों साइड ऊपर नीचे में इसमें यदि पाई की मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा की टर्म्स में आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये है, ये माइनस साइन तो हमने मोड़ लिया है एक्चुअली में। ठीक है, तो जो रिलेटिव हाफ विड्थ होती है वो रिलेटिव हाफ विड्थ क्या होती है हमारे पास, ठीक है, तो तीनों की सेम होती है, ये बात ध्यान रखना। तो द स्पेक्ट्रल रीजन विद इन द हाफ विड्थ इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द रीजन। मैंने बताया था जो सेंट्रल रीजन होता है ना, थोड़ा आवाज खराब है। ठीक है, तो जो सेंट्रल रीजन होता है कर्नल, उसी को हम कर्नल ऑफ द लाइन बोलते हैं। ये जो हमारे पास था ना ये, ठीक है ना, ये जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के आसपास का जो रीजन होता है इसको कर्नल ऑफ द लाइन बोलते हैं। द स्पेक्ट्रल रीजन विद इन द हाफ विड्थ के विद इन, सेंट्रल रीजन के आसपास, हाफ विड्थ के विद इन। ठीक है ना, कोई डाउट है, तो ये रीजन खाली ये वाला रीजन। ठीक है, तो जो सेंट्रल विड्थ के आसपास का विद इन द हाफ विड्थ के विद इन, तो ये हो गया कर्नल ऑफ द रीजन। और हाफ विड्थ से बाहर यानी म्यू टू फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा और म्यू वन फ्रीक्वेंसी से कम क्या बोलते हैं हम उसको, लाइन विंग। तो दोनों रीजन समझ में आ गई क्या बात है।
क्या कि किसको कैसे डिफाइन किया है। एक्चुअली मैंने क्या है आपको ये बना के दे देगा और एरो लगा के दे देगा, बताओ कौन सा रीजन का नाम क्या है। ठीक है, आपको ये एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये नाम दे, ये स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा। तो हम जानते हैं कि विद इन द हाफ विड्थ के विद इन वाला जो ये रीजन है लाइन कर्नल होता है, और ये वाला रीजन लाइन विंग होता है। एरो लगा के आपसे पूछ लेगा ए और बी का नाम बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखो जो इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रल लाइन की डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। ठीक है, एक होता है ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी, किस स्टेट से किसी, अब देखो इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो E2 स्टेट से E1 स्टेट में आई है, ठीक है ना। तो क्या इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, कितनी पॉसिबिलिटी है उस पर निर्भर करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो इंटेंसिटी भी उस स्पेक्ट्रल लाइन की बहुत ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनिशियल इन द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रांजिशन ओकर्स। ठीक है, जिस स्टेट से ट्रांजिशन होता है, अब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, E2 स्टेट से E1 स्टेट में हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जो E1 स्टेट में आएंगे। ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, यानी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, एक होता है ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरा पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। समझ में आया? तो इन दोनों पर क्या निर्भर करता है, इंटेंसिटी निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग। तो स्पेक्ट्रल लाइन की जो ब्रॉडनिंग होती है वो किन किन मुख्य कारणों की वजह से होती है। ठीक है, तो जनरली द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड आर ब्रॉड, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि ब्रॉडनिंग होती है। ठीक है ना, तो जो विड्थ और जो ब्रॉडनिंग होती है ना वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पर। पहला नेचुरल ब्रॉडनिंग जिसको हम इंट्रिंसिक ब्रॉडनिंग बोलते हैं। दूसरा डोपलर इफेक्ट जिसको थर्मल ब्रॉडनिंग या डोपलर ब्रॉडनिंग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डोपलर ब्रॉडनिंग। ठीक है, तीसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोलिजन या जिसको हम प्रेशर ब्रॉडनिंग बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट और इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग। एक्चुअली में स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रॉडनिंग हमें मिलता है। तो ये मुख्य कारण है, कोजेज हैं। तो एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से किसके वजह से क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइंस में ब्रॉडनिंग होती है, कोजेज। तो पहला आपको क्या ध्यान रखना है, नेचुरल ब्रॉडनिंग जिसको हम इंट्रिंसिक ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या, डोपलर इफेक्ट, डोपलर इफेक्ट की वजह से ब्रॉडनिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपलर ब्रॉडनिंग बोलते हैं, या थर्मल ब्रॉडनिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, फिर होता है एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण, कोलिजन ब्रॉडनिंग या प्रेशर ब्रॉडनिंग या स्टार्क इफेक्ट, और फिर एक्सटर्नल इफेक्ट में हमारे पास से 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इन सभी को एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे कि नेचुरल ब्रॉडनिंग कैसे होती है, डोपलर ब्रॉडनिंग कैसे होती है, कोलिजन और प्रेशर ब्रॉडनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए।